हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुगर केन की डिजीज़ को पढ़ना। तो जिसमें से सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हमारे पास जो आती है दैट इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपने इस डिजीज़ का नाम ज़रूर सुन रखा होगा अगर आपने शुगर केन के बारे में कभी पढ़ा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये डिजीज़ सबसे पहले रिपोर्ट करी गई थी जावा से और अब ये ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज से रिपोर्ट करी जा चुकी है और इंडिया में ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बटलर ने इस डिज़ीज़ को सबसे पहले आंध्र प्रदेश से फाइंड किया था। गोदावरी डेल्टा में वहाँ ये डिज़ीज़ आ रखी थी और इसका जो नाम है रेड रॉट वो भी हमारे बटलर साहब ने ही दिया था, जो कि अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो चलिए बात करते हैं इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर। तो सिम्टोमेटोलॉजी की बात की जाए तो बेसिकली ये स्टैंडिंग केन की डिसीज़ है, लाइक जो हमारे शुगर केन अच्छे खासे खड़े शुगर केन है ना उनमें लगती है। बट मान लीजिए अगर हमारा इनोकुलम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो हो सकता है जो हमारे सेट्स के स्प्राउट हैं, मतलब हमने सेट सो किया अपने फील्ड में, हो सकता है वही ख़राब हो जाए अगर इनोकुलम बहुत ज़्यादा है। रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है। और स्टैंडिंग क्रॉप में एक ज़्यादा सीवियर फॉर्म में तब आती है जब मानसून शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें ड्राइंग ऑफ लोअर लीव्स हमें देखने को मिलता है और ड्राइंग का एक पैटर्न होता है जो कि टिप्स और मार्जिन से ड्राइंग बेसिकली शुरू होती है। राइट कुछ दिनों में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा क्राउन है वो ड्राई अप हो जाता है और जो हमारी स्टॉक है उसमें पर्पल सी डिसकलरेशन आ जाती है। अगर आप इन केन्स को कट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अंदर एक रेड कलर का सब्सटेंस है, मतलब रेड रॉटिंग जैसा आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो रेड रॉट होता है अपॉन कटिंग दीज केन्स वो माइसीलियम होते हैं हमारे पैथोजन के। राइट और जो हमारा अफेक्टेड टिश्यू होता है, मान लीजिए आपने शुगर केन को कट किया तो आपको अल्कोहलिक स्मेल उसमें देखने को मिलेगी और जो हमारी स्टॉक्स हैं वो हॉलो हो जाती हैं और जो कैविटीज़ हो जाती है वो माइसीलियम से फिल्ड होती है, जो मैंने बताया था आपको, तो वो रेड कलर की वो दिखाई देती हैं। और जो हमारे रेड पैचेज़ हैं वो हमें मिड रिब्स के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। ये थी इसकी सिम्टोमेटोलॉजी। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में सबसे पहले तो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को जान लेते हैं। इसमें मेनली दो तरह के कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, एक उसकी परफेक्ट स्टेज है, एक इम्परफेक्ट स्टेज है। अगर इम्परफेक्ट स्टेज की मैं बात करूँ तो वो है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। इम्परफेक्ट स्टेज को एसेक्सुअल स्टेज और एनामॉर्फ स्टेज भी कहा जाता है और परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज और इसे टेलोमॉर्फ स्टेज भी कहा जाता है। ये कौन सी है? ग्लोमेरुला टिक्यूमेनेसिस। राइट अब इसमें जो हमारी सेक्सुअल और एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हमारी जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में हमें देखने को मिलेगी दैट इज़ पेरिथीशियम और सेक्सुअल स्पोर इसमें एस्कोस्पोर्स होंगे। जो हमारी पेरिथीशियम होती है वो पियर शेप की बॉडी होती है और शायद हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो हमारी पेरिथीशियम होती है उसके अंदर एस्कस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारा एस्कस है इसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट ये तो हो गई इसकी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बात। अब बात करते हैं ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में। जैसे कि हमने इसकी ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को देखा दैट इज कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और कोलेटोट्राइकम के केस में जो भी हमारी ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है वो मोस्टली एसरवुलाई होती है। तो इसकी ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हमारी क्या है? एसरवुलाई। राइट एसरवुलाई में बनते हैं डिफरेंट तरह के कोनिडिया। अब इसका कोनिडिया जो होता है उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक सा फीचर होता है, वो फाल्केट होता है शेप में। फाल्केट इस तरह की कुछ शेप होती है और ये पिंक होते हैं कलर में अगर आप देखेंगे इनको। राइट तो इसकी ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज एसरवुलस एंड स्पोर्स की बात करी जाए तो दैट आर कोनिडिया। राइट तो ये थी इसकी इटियोलॉजी, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारी डिजीज़ को फेवर करेंगी। अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, pH 5 से 6 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 100% तक होती है तो डिजीज़ काफ़ी सीवियर फॉर्म में आती है। राइट और मैक्सिमम स्पोरुलेशन मतलब जो हमारा पैथोजन है वो सबसे ज़्यादा स्पोर किस टेम्परेचर पे बनाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे। राइट इसके अलावा अब हम सबसे पहले इसके बाद हम इसकी डिजीज़ साइकिल की बात कर लेते हैं और फिर मैनेजमेंट पे आएंगे, क्योंकि डिजीज़ साइकिल से हमें काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं मैनेजमेंट के बारे में। राइट तो इसकी डिजीज़ साइकिल ये है। तो इसमें प्राइमरी इनोकुलम बेसिकली कोनिडिया हो सकता है, माइसीलियम हो सकता है या क्लेमाइडोस्पोर भी हो सकते हैं। जो हमारा कोनिडिया होता है वो कोनिडिया, माइसीलियम या जो भी ये स्ट्रक्चर्स है प्राइमरी इनोकुलम्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? क्रॉप डेब्रीज में, वीड होस्ट में और सॉइल में। राइट तो
इसी बात से हमें इसकी मैनेजमेंट आ जाएगी समझ में। क्रॉप डेब्रिस में अगर ये प्रेजेंट है तो हम फील्ड सैनिटेशन कर देंगे। वीड होस्ट में प्रेजेंट है तो रिमूवल ऑफ वीड होस्ट होगा। सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल सॉलिडाइजेशन की जा सकती है। तो इसलिए डिजीज़ साइकिल पढ़ना ज़रूरी है, उससे हम मैनेजमेंट जो है डिजीज़ की वो समझ सकते हैं। तो पहले डिजीज़ साइकिल पर फोकस कर लेते हैं, फिर मैनेजमेंट में जाएंगे। तो ये हमारे प्राइमरी इनोकुलम हैं। प्राइमरी इनोकुलम के बाद क्या होता है, ये जर्मिनेट करते हैं बेसिकली, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन या तो ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाएंगे, या तो फिर हम इन्फेक्टेड सेटी अगर यूज़ कर ले रहे हैं तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम की डेवलपमेंट होगी, फिर हमारे कोनीडिया दोबारा प्रोड्यूस होंगे और ये कोनीडिया का सेकेंडरी स्प्रेड हो जाएगा इंसेक्ट, वाटर या विंड के द्वारा, और जो एंड ऑफ द सीजन में कोनीडिया बनेंगे वो दोबारा एज अ प्राइमरी इनोकुलम जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। एक नॉर्मल सी जो जनरल डिजीज साइकिल होती है वही इसमें है, कुछ इसमें खास नहीं है जो याद रखने लायक है। अब इसकी मैनेजमेंट को देख लेते हैं। जैसा कि हमने डिजीज साइकिल से इसकी मैनेजमेंट को करेंगे, सबसे पहले रिमूवल ऑफ क्रॉप डेब्रिस, बिकॉज क्रॉप डेब्रिस में जो है वो ये सर्वाइव करते हैं पैथोजन। इसकी हीट थेरेपी भी हम कर सकते हैं। हीट थेरेपी का क्या मतलब है कि जो सेट है उनको हीट ट्रीटमेंट दे देंगे। दैट इज़ अगर हम 52 डिग्री सेल्सियस पे 18 मिनट्स के लिए हॉट वाटर में इसको रखते हैं तो जो पैथोजन का इनोकुलम है सीड सेट्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम रिटूनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम रिटूनिंग करते हैं तो उससे ऐसा होता है कि मान लीजिए पैथोजन पहले से प्रेजेंट है हमारे केन में, तो वो अगेन एंड अगेन ग्रो करेगा। हमें हमेशा हेल्दी सीड सेट यूज़ करने चाहिए एज अ प्लांटिंग मटेरियल, राइट। क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। एक या मतलब अगर हम राइस के साथ कर रहे हैं तो 1 साल काफ़ी होता है, बट अगर हम कोई और क्रॉप चूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम के लिए 2 साल के लिए और मतलब एटलीस्ट हमें क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी ग्रो कर सकते हैं। COG5, COSI6 इसके रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, ये थोड़ी बड़ी है याद करने में, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। इसके बाद हम जो अफेक्टेड क्लम्स हैं, अफेक्टेड क्लम्स का मतलब जिसके अंदर रेड रॉट आ चुका है उनको, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा केन जो है वो रेड रॉट से अफेक्टेड है, उसको रिमूव कर दो फील्ड से और वहाँ ड्रेंचिंग कर दो सॉइल की विद कार्बेंडाजिम 50 WP के साथ, राइट। जो हमारे अब मान लीजिए हम केन्स लगा रहे हैं तो जो हमारे कट एंड्स होंगे या एंटायर सेट जो होगा उसको डिप कर सकते हैं हम फंजीसाइड के सोल्यूशन में, जैसे बॉर्डेक्स मिक्सचर में, राइट। तो ये था इस डिज़ीज़ के बारे में मेनली। अब हम आगे की डिज़ीज़ के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज स्मट ऑफ शुगर केन। स्मट ऑफ शुगर केन की सबसे पहले सिम्टोमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो स्मट का मतलब तो आप अभी तक समझ गए होंगे क्योंकि हमने स्मट पढ़ ली है पहले भी। जैसे हमने वीट के केस में स्मट पढ़ी थी, वहाँ ब्लैक कलर के टीलियोस्पोर का बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना था। तो देखते हैं कि शुगर केन की स्मट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिजीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक विप लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब विप क्या होता है, विप होता है कौड़ा जिसे बोलते हैं। आई थिंक आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें राजा महाराजाओं के टाइम की, तो एक उससे अटैक करवाते थे। आई विल शो यू द इमेज की क्या होता है। तो वैसा हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमारी वो होती है, विप होती है, राइट। इसके बाद अब जो वेब बनी है उसमें क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, ब्लैक कलर के स्पोर बनेंगे। जो स्पोर होते हैं वो अर्ली स्टेजेस में कवर्ड होते हैं हमारे सिल्वरी वाइट मेम्ब्रेन के द्वारा, बट लेटर ऑन ये जो सिल्वरी वाइट मेम्ब्रेन है ये रप्चर कर जाती है, ये ब्रेक कर जाती है और उसमें से काफ़ी सारे ब्लैक स्पोर जो हैं वो आसपास के केन्स के ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं। ये ब्लैक स्पोर और कुछ नहीं, ये टीलियोस्पोर्स होते हैं। और जो हमारा अफेक्टेड प्लांट है वो बेसिकली स्टंटेड रह जाता है, उसकी फुल ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये इसके बेसिकली सिम्टम्स थे। इसका मेन सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो ऐसी वेब की फॉर्मेशन होती है। वेब मेरे को पर्टिकुलर उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट वेब की फॉर्मेशन इज़ द सिम्टम इन दिस। इसके कॉशल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वो है अस्टिलेगो स्किटिमीनिया, राइट। ये बेसिडियो माइकोटीना को बिलोंग करता है। अगर इसके माइसीलियम की बात की जाए तो वो सेप्टेड, ब्रांच्ड, हाईलाइन या डाइकैरियोटिक होता है, राइट। अब इसमें टीलियोस्पोर जो होते हैं, हमने स्मट के केस में पढ़ा था कि जहाँ भी टीलियोस्पोर होते हैं वहाँ प्रोमाइसीलियम की फॉर्मेशन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो हमारे टीलियोस्पोर यहाँ जर्मिनेट करते हैं और वो प्रोमाइसीलियम बनाते हैं। प्रोमाइसीलियम 4 सेल का इसमें बेसिकली होता है और हर एक जो सेल होगा प्रोमाइसीलियम का वो प्रोड्यूस करेगा स्पोरिडिया या बेसिडियोस्पोर, और ये फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलता है।
राइट। वीट के केस में ये नहीं था, बट इसमें सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है डिजीज़ का वो रेन, इरिगेशन वाटर और एयर के द्वारा हो सकता है, राइट। तो ये थी इसकी इटियोलॉजी। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो है मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसको फेवर कर रही है डिजीज़ को। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 100% चाहिए होती है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम मोनोकल्चर शुगर केन का ही करेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि हमारे पास ये डिजीज़ आ जाएगी। इसके बाद अगर हम कॉन्टिन्यूड रिटूनिंग करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो हमें स्मट की डिजीज़ देखने को मिल जाती है, राइट। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी भी होगी। अब सबसे पहले हम जाएंगे डिजीज़ साइकिल के ऊपर। डिजीज़ साइकिल से हमें इसकी मैनेजमेंट का आइडिया होगा कि कैसे मैनेज करते हैं डिजीज़ को। सो प्राइमरी इनोकुलम क्या है, इसमें इन्फेक्टेड सेट्स। मान लो हमारे सेट में पहले से इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। हमने सेट वहाँ लगा दिया, उसके सिस्टम में पैथोजन पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब शुगर केन बड़ा हो जाएगा तो वहाँ वेब की फॉर्मेशन हो जाएगी। वेब मतलब ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ बन जाएगा, और फिर वेब जब बनेगा तो उसमें पहले तो वो एक वाइट सी मेम्ब्रेन से कवर होगा, बट लेटर ऑन उसमें से रिलीज ऑफ स्पोर हमें देखने को मिल जाएगा। कौन से स्पोर वहाँ रिलीज़ होंगे, टीलियोस्पोर बेसिकली वहाँ रिलीज़ होंगे। और इसके बाद वो टीलियोस्पोर स्प्रेड हो जाएंगे डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। पहले एक केन अफेक्टेड था, अब इसके अलावा वो स्पोर सब तरफ डिस्पर्स हुए और सारे जो केन है वो इफेक्टेड हो गए। अब इस टीलियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद ये बेसिकली किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोमाइसीलियम की फॉर्मेशन करेगा। कैसा प्रोमाइसीलियम होगा, 4 सेल होंगे इसमें बेसिकली। अब इससे 2 तरह से मतलब हमारा माइसीलियम बन सकता है। एक तो मान लीजिए कि इससे स्पोरेडिया बनेगा, 4 सेल है, हर एक सेल से एक स्पोरेडिया बन जाएगा। ये हो सकता है कि उन सेल का फ्यूजन हो जाए और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाए, तो 2 तरीके हैं। फिर ये जो है बेसिकली ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद वो पैथोजन है वो नेक्स्ट सीजन के लिए सर्वाइव करेगा, और प्राइमरी इनोकुलम मतलब ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। नेक्स्ट सीजन के लिए प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करेगा वो जो हमारा सेट है, राइट। तो इस तरह से इसकी साइकिल चलती है। अब देखते हैं इसकी मैनेजमेंट को कि अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो हेल्दी सीड सेट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन था वो हमारा सीड सेट के थ्रू हो रहा था। इसके अलावा हम रिमूव कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्मटेड क्लम को। हमें अपने फील्ड में दिखाई दे रहा है कि एक हमारा शुगर केन है जिसके ऊपर स्मट की डिसीज़ आ गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे सीधा। रिमूव करने से क्या होगा कि आसपास के जो केन है वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो ही नहीं पाएगा, स्पोर नहीं फैल पाएंगे, क्योंकि एक स्मट से बहुत सारे स्पोर स्टैंड मतलब देयर आर न्यूमरस स्पोर जो फैल जाते हैं, राइट। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को मतलब लगा सकते हैं क्रॉप रोटेशन में, या ड्राई फिलोइंग भी कर सकते हैं। ड्राई फिलोइंग जो होती है वो इतना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फार्मर कैंट कीप इट्स फील्ड फेलो फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ CO449 या BO91। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूज़ इसमें भी किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 55 से 60 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में 10 मिनट के लिए हम केन्स को डप करके रखेंगे। इससे क्या होगा, जो पैथोजन होगा वो किल हो जाता है। हम सेट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद फंजीसाइड। इसमें ये जो फंजीसाइड यूज़ होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायाडाइमेफॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें। और इसके अलावा डिपिंग ऑफ सीड सेट हम कर सकते हैं एजालिलोल, सॉरी दिस इज़ एजालिलोल। इसमें हम इसकी डिपिंग जो है वो कर सकते हैं। नो पेन इज वर्किंग। इसके अंदर हम इसकी डिपिंग करेंगे बेसिकली। और ये था हमारा कौन सी स्मट डिजीज़ के बारे में। अब हमारी लास्ट डिजीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ विल्ट। विल्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है शुगर केन की, बट स्टिल लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे सिम्प्टोमेटोलॉजी के साथ। आपने विल्टिंग के मतलब विल्ट जितने भी हमें क्रॉप्स के देखने को मिलते हैं उनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो येलोइंग और विदरिंग ऑफ क्राउन लीव्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारी जो क्राउन की लीव्स है वो येलो हो रही है और विदर हो रही है, विदर मतलब मुरझा रही हैं, राइट। और उसके बाद वो एकदम ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट होगा येलो होने से और फिर ड्राई हो जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें मैंने विल्टिंग के यही सिम्टम बताए हुए हैं, राइट। फिर इसके बाद अगर इसको आप स्प्लिट करेंगे मतलब इसको काटेंगे तो आपको रेडनिंग देखने को मिलेगी। रेडनिंग तो हमें रेड रॉट में भी देखने को मिली थी। अब डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कौन सी वो है, कौन सी विल्ट वाली है और कौन सी रेड रॉट वाली है। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। एक तो इसमें कॉनिकल पैचेस हमें देखने को मिलते हैं और सेकंड वन
जब हम इसको खोलते हैं तो एक करेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल आती है। रेड जो रॉट था उसके केस में अल्कोहलिक स्मेल आती थी, बट इसके केस में जो स्मेल आती है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन रेड रॉट, राइट। इसमें स्पिंडल शेप के हमें वो देखने को मिलते हैं, स्पिंडल शेप के जो अंदर मतलब जो हमने स्प्लिट ओपन किया उसके अंदर स्पिंडल शेप के कर्व्स हमें देखने को मिलेंगे, और केन जो है वो ड्राई अप हो जाता है, राइट। अब इसके इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दो कॉजल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म या सिफेलोस्पोरियम सेकेराई। हो सकता है कि ये पैथोजन अकेला ही इन्फेक्शन कॉज कर ले, दोनों एसोसिएशन में भी कॉज कर सकते हैं। ये दोनों बिलोंग करते हैं ड्यूट्रोमाइकोटीना को, राइट। अब इसमें अगर मान लीजिए हमारा फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म इन्वॉल्व है, हमने देखा था फ्यूजेरियम जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वहाँ दो तरह के कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया, राइट। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये न्यूट्रल टू एल्केलाइन सॉइल में बेसिकली ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जहाँ pH 7 से 8 के बीच में होती है। मॉइस्चर स्ट्रेस या हाई डे टेम्परेचर इस डिजीज़ को फेवर करता है। विल्टिंग तब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर हमें मॉइस्चर स्ट्रेस है हमारे फील्ड में, या डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हम इसकी डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। डिजीज़ साइकिल बेसिकली अगर फ्यूजेरियम इन्फेक्शन कॉज करे तो डिजीज़ साइकिल कुछ इस तरह से होगी। अगर हमारा दूसरा पैथोजन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसमें एक दो सिम्टम्स नहीं होंगे, लाइक उसमें टॉक्सिन नहीं रिलीज होंगे और उसमें मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया नहीं बनेंगे। तो दिस इज डिजीज़ साइकिल अगर फ्यूजेरियम हमारा इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हो सकता है कि हमारा जो प्राइमरी इनोकुलम है दैट इज माइसीलियम या क्लेमाइडोस्पोर वो सेट या सॉइल में पहले से प्रेजेंट है। इसके बाद वो क्या कॉज करेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करने से क्या होगा कि इसमें टॉक्सिन्स का रिलीज़ होगा। फ्यूजेरियम टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिससे हमारे जो जाइलम्स हैं वो प्लग हो जाते हैं और उसकी वजह से वाटर का जो मूवमेंट है उसमें हिंड्रेंस आती है, और फिर इस वजह से कि हमें विल्टिंग के सिम्टम देखने को मिलते हैं, राइट। अब सिम्टम प्रोड्यूस होंगे और सिम्टम प्रोड्यूस होने के बाद मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया इसमें हमें देखने को मिलेंगे, और अगेन ये साइकिल इस तरह से चलेगी, राइट। अब इसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले फील्ड सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड सैनिटेशन में हम क्या करते हैं, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन करते हैं क्रॉप डेब्रिस का। इसके अलावा हम हेल्दी सीड सेट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो उससे मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होगा और डिजीज़ की ऑकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। रटूनिंग हमें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमारा विल्ट का पैथोजन है वो पहले से उसमें केन में प्रेजेंट हो। इसके अलावा हम सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हैं बोरोन की या मैग्नीज़ की। इससे क्या होता है कि काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं हमारे विल्ट के इंसिडेंट्स। हम ट्रीटमेंट ऑफ सीड सेट्स कर सकते हैं एजलिलोल, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो ये थी हमारी तीनों डिसीज़ेस। इस वीडियो में मैंने नया मेथड यूज़ किया है। मैंने टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से आती है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इससे दिक्कत है या कोई और दिक्कत है वीडियो में तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़।